दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे आज पूरे देश ने भुला दिया है। हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति के माता पिता अभी भी इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं, लेकिन अगर वो जीवित हैं तो वो बूढ़े माँ बाप आज भी इस देश के भ्रष्ट कानून से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। हम बात कर रहे हैं बहुत ही साधारण लेकिन ईमानदार पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की। हम इस कहानी को सलमान खान के हिट एंड रन केस के रूप में नहीं बयां करेंगे, हम इस कहानी को बताएंगे रविंद्र पाटिल की कहानी के रूप में। हमने रविंद्र पाटिल के बारे में जब सर्च करना शुरू किया तो हमें एक भी आर्टिकल, एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें रविंद्र पाटिल की पूरी जिंदगी के बारे में बताया गया हो। हर आर्टिकल में बहुत कम उसके बारे में लिखा गया है, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। उन्हीं जानकारियों के आधार पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं सिर्फ रविंद्र पाटिल की कहानी के रूप में। रविंद्र पाटिल बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो एक ही सपना था कि देश की सेवा करनी है और पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पुलिस की भर्ती में पार्टिसिपेट करता है और पहले ही प्रयास में साल 1997 को पुलिस कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट कर लिया जाता है। पढ़ाई में तो होशियार था ही, दिमाग भी तेज तर्रार रखता था और इसी चपलता के कारण ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के मात्र 2 साल बाद ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। उसका काम था आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना और खोजबीन करना। तभी मुंबई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। ये एक्टर था सलमान खान और ये बात है साल 2002 के जनवरी-फरवरी की। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि एक सीधे साधे एक्टर को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं, तो पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा रविंद्र पाटिल को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से हटाकर सलमान खान नाम के एक एक्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। उस समय रविंद्र पाटिल की उम्र महज 24 साल थी। सिर्फ 4 साल की पुलिस सर्विस का अनुभव था। रविंद्र पाटिल के पास कोई गन नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसे एक ऐसे एक्टर की सुरक्षा में लगा दिया गया जिसे कथित रूप से अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थीं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक निहत्था कांस्टेबल अंडरवर्ल्ड के लोगों से कैसे उस एक्टर की रक्षा कर सकता था, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार था ही नहीं। बावजूद इसके उसे सलमान खान की सुरक्षा पर लगाया जाता है। रविंद्र पाटिल के एक दोस्त ने काफी साल बाद मीडिया में बताया था कि रविंद्र पाटिल सलमान खान की सुरक्षा में लगाए जाने पर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसे एक बड़े एक्टर के साथ रहने को मिल रहा था। रविंद्र पाटिल सलमान खान की सुरक्षा में 2002 के जनवरी-फरवरी महीने से लगा हुआ था। इसके बाद आती है रात 28 सितंबर 2002 की, जिस दिन सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ था। रविंद्र पाटिल ने कोर्ट में अपना जो बयान दर्ज कराया था वो कुछ ऐसे था। रविंद्र पाटिल सुबह से ही सलमान खान के साथ था। शाम 5 बजे सलमान और कमाल खान होटल JW मैरियट जाते हैं। रविंद्र पाटिल को बाहर ही वेट करने को कहा जाता है, जहां पर होटल के बाहर सोहेल खान का ड्राइवर भी उससे मुलाकात करता है। सलमान खान कमाल खान के साथ होटल से रात को 2:15 पर बाहर निकलता है। सलमान खान सीधे लैंड क्रूजर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रविंद्र पाटिल उसके बराबर में बैठा था। कमाल खान पीछे वाली सीट पर बैठा था। सलमान को नशे की हालत में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए देखकर रविंद्र पाटिल ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो बहुत ज्यादा नशे में है और ड्राइवर को बुला लेते हैं क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर पाएगा, लेकिन सलमान ने रविंद्र पाटिल को इग्नोर कर दिया। नशे की हालत में गाड़ी 100-110 की स्पीड पर दौड़ रही थी। रविंद्र पाटिल ने सलमान को फिर से आगाह किया कि आप बहुत नशे में हैं और गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसे थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन सलमान खान ने रविंद्र को फिर से इग्नोर कर दिया और गाड़ी को यूं ही दौड़ाता रहा। आगे एक मोड़ आता है, बहुत ज्यादा तेज मोड़ था, जहां पर सलमान गाड़ी को कंट्रोल करने से चूक जाता है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। गाड़ी सीधे अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी दुकान में शटर तोड़कर अंदर घुस जाती है। फुटपाथ पर बाहर की साइड में कुछ लोग सोए हुए थे। सोए हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और 3-4 दूसरे लोग घायल हो जाते हैं। रविंद्र पाटिल गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि बाहर काफी लोगों की भीड़ उस समय पर इकट्ठा हो गई है। रविंद्र जब भीड़ को समझाकर शांत करता है कि वो एक पुलिस वाला है, तभी सलमान खान और कमाल खान घटनास्थल से भाग जाते हैं, बजाय उन पीड़ितों को, उन घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के। इसके बाद रविंद्र पाटिल ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, पुलिस को बुलाया, रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसके अगले दिन सलमान के घर पर पुलिस पहुंचती है और सलमान सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार देता है। इसके बाद शुरू होता है भ्रष्ट न्यायपालिका का ड्रामा। रविंद्र पाटिल ने अपने बयान अदालत में दर्ज करवा दिए थे। रविंद्र पाटिल के अलावा लगभग 18 लोग और थे जो इस मामले में गवाह थे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा नजारा होते हुए देखा था। उन सभी ने एक ही बयान दिया था कि उस रात एक्सीडेंट वाली रात सलमान खान ड्राइविंग सीट से उतरा था, दूसरा आदमी यानी कमाल खान पीछे वाली सीट से उतरा था और जो पुलिस वाला था वो ड्राइवर के बगल वाली सीट से उतरा था। सिंपल केस था, ढेर सारे गवाह थे, लेकिन केस को तारीख पर तारीख रखकर खिचड़ी बना दिया गया। तारीख पर तारीख लगती रही और हर तारीख पर एक गवाह कम होता गया। एक समय ऐसा आ गया जब रविंद्र पाटिल इस केस में इकलौता गवाह बचा था जो अपने बयान पर अड़िग था, वरना बाकी के जो गवाह थे या तो वो मुंबई छोड़कर भाग गए थे या गायब हो गए थे या बाकी के खरीद लिए गए थे। रविंद्र पाटिल जब अपने बयान से नहीं पलटा तो उसे किडनैप कर लिया जाता है ताकि वो कोर्ट की हियरिंग पर, कोर्ट की सुनवाई पर मौजूद ना रहे। कोर्ट में रविंद्र को हाजिर होकर बयान देने के लिए उसके परिवार से कहा जाता है, लेकिन रविंद्र बिना किसी को बताए गायब था क्योंकि वो किडनैप कर लिया गया था। कोर्ट की हियरिंग में बार बार एब्सेंट रहने पर रविंद्र की गवाही को झूठा साबित कर दिया जाता है। झूठी गवाही के लिए कोर्ट उल्टा रविंद्र पाटिल के लिए नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर देता है। हैरानी की बात देखिए कि इसके बाद रविंद्र पाटिल पुलिस को मिल भी जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रविंद्र कई महीनों तक जेल में सड़ता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है कि वो अपना बयान बदल दे, लेकिन रविंद्र इसके बाद भी अपने बयान पर अटल रहता है। लगभग 1 साल बाद रविंद्र को बेल मिलती है, तब तक उसे पुलिस विभाग सस्पेंड कर चुका होता है, यानी उसकी जो नौकरी थी उसकी वो नौकरी छीन ली जाती है। इसके बाद रविंद्र कोर्ट में फिर गवाही देता है, फिर उसका बयान दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके बाद वो कभी भी किसी को नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसे किडनैप कर लिया जाता है और पागल खाने में पागल करवाने की कोशिश की जाती है, जहां पर उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। रविंद्र पाटिल 2005 में गायब हुआ था दोबारा, और 2006 में जब वो पुलिस को फिर से मिलता है तो उसे पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसका वजन बताया जाता है कि 30 किलो भर रह गया था, यानी आप सोच कर देखिए एक होस्ट पुष्ट आदमी का 30 किलो वेट हो चुका था। दूसरा, उसको टीबी की बीमारी हो गई थी, वो टीबी का मरीज बन गया था। उसे कोर्ट आकर गवाही देने को सख्त मना कर दिया गया था। इसके बाद वो पूरी तरह से गुमनामी में चला जाता है और फाइनली 4 अक्टूबर 2007 को टीबी की बीमारी में रविंद्र पाटिल की मृत्यु हो जाती है। कहा यह जाता है कि उसकी मौत उस टीबी की बीमारी से हुई थी, लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। जो कोर्ट में केस चल रहा है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, इसका पता लगाया जाए। लेकिन आज लगभग 15 साल हो गए हैं उस केस को, उसमें आज तक कोई भी फैसला नहीं आया है। रविंद्र पाटिल इस केस का आखिरी गवाह था। इसके बाद इस केस में कोई गवाह नहीं बचता है, लेकिन केस को फिर भी साल 2015 तक लंबा खींचा जाता है क्योंकि केस को लोगों के दिमाग से निकालने के लिए समय लेना जरूरी था। फाइनली दिसंबर 2015 में सबूतों के अभाव में सलमान खान को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। सबूतों के अभाव में उस केस में जिसमें एक समय पर रविंद्र पाटिल से अलग 18 चश्मदीद गवाह थे, वो खुद लोग गवाह थे जो इसकी गाड़ी के नीचे आकर घायल हुए थे या उनके परिजन, लेकिन धीरे धीरे सभी को ठिकाने लगा दिया जाता है। कुछ को खरीद लिया गया, कुछ को गायब कर दिया गया। जो गायब हुए वो गरीब थे, इसलिए उनके लिए कानून या कोई भी मानव अधिकार आयोग निकलकर सामने नहीं आया कि वो गरीब कहाँ गायब हो गए। लेकिन रविंद्र पाटिल की चर्चा आज इसीलिए हो रही है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे, वरना वो भी गुमनामी में कहां गायब कर दिए जाते पता ही नहीं चलता। दिसंबर 2015 में जब हाई कोर्ट ने सलमान खान को बरी किया था, तब रविंद्र पाटिल की मदर सुशीलाबाई कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट के फैसले से वो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। रविंद्र की मां ने कोर्ट से कहा कि उसके बेटे ने जिन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान दे दी, वो गरीब लोग आज भी इंसाफ से महरूम रहे क्योंकि पैसे के खेल ने सारा फैसला बदल दिया। रविंद्र पाटिल की बुजुर्ग मां ने आगे कहा कि ये केवल मनुष्य का बनाया हुआ वो दरबार है जिसने हमें आज न्याय से वंचित कर दिया। अब हमें सिर्फ उस सर्वशक्तिमान भगवान की अदालत में ही न्याय मिल सकता है। हम वहां पर आखिरी गवाही देंगे कि हमारा बेटा बेकसूर था। हमें उस दिन का इंतजार है। ये वो शब्द हैं दोस्तों जो रविंद्र की माता जी ने उस कोर्ट में कहे थे उस फैसले के बाद। लेकिन हैरानी की बात है कि रविंद्र की माता जी के इस स्टेटमेंट को किसी भी मीडिया द्वारा कभी भी नहीं दिखाया गया।
रविंद्र पाटिल को टॉर्चर किया जाता है कि वो अपना बयान बदल दे। उसे सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। पागल खाने भेजकर पागल खाने की कोशिश की जाती है। पागल नहीं हुआ तो टीबी का मरीज बना दिया। यानी रविंद्र पाटिल ने जीते जी इस दुनिया में गंदे से गंदा नर्क झेला था। उसे फ्रॉड बोला गया, भगोड़ा बोला गया। उसकी वो पुलिस की नौकरी छीन ली गई उससे, जो उसका सपना था। रविंद्र पाटिल की जब मृत्यु हुई तब वो सिर्फ 29 साल का था, और ये सब उसके साथ सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने आंखों देखा सच बोला था। वरना सलमान खान से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, जो उसके खिलाफ वो जानबूझकर बयान देता। कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं पूछा आज तक कि जब इतने सारे गवाह थे शुरुआत में इस केस में, तो वो सारे के सारे गवाह अपने आप गायब क्यों हो गए। कोर्ट ने एक बार भी इस बात पर संज्ञान नहीं लिया कि रविंद्र पाटिल ऐसे गुमनामी की मौत कैसे मर गया या मार दिया गया। उल्टा कोर्ट ने रविंद्र पाटिल के बयान को विश्वसनीय नहीं माना। रविंद्र पाटिल ने बयान दिया, अपनी नौकरी दांव पर लगाई, अपनी जान दांव पर लगाई, फिर भी उसका जो बयान था वो कोर्ट की नजरों में विश्वसनीय नहीं था। ये लड़ाई थी पैसे वाले पावरफुल लोगों से, तभी तो पुलिस विभाग खुद रविंद्र पाटिल का दुश्मन बन गया था। साल 2015 में कोर्ट ने जब सलमान को बरी किया था, तब कोर्ट ने रविंद्र की गरीब फैमिली को थोड़ा अमाउंट सहायता राशि के रूप में दिलाया था। उसी अदालत ने जिसने एक तरफ तो रविंद्र को जालसाज और फ्रॉड घोषित कर दिया था और दूसरी तरफ उसके परिवार को सहायता राशि दिलाई थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर रविंद्र फर्जी था, झूठा था, तो सहायता राशि क्यों दिलाई, उसकी फैमिली को सहायता क्यों कराई, और अगर इसकी फैमिली को सरकारी सहायता दी जा रही है तो रविंद्र झूठा और फ्रॉड कैसे हो गया। यहाँ पर कोर्ट खुद सवालों के घेरे में है दोस्तों, लेकिन इन सवालों के जवाब ना मिले हैं ना मिलेंगे। यही है इस देश की सच्चाई, यही है इस देश का असली संविधान, जो पैसे वालों के सामने नचनिया बनकर मुजरा दिखाता है और गरीबों के लिए एक स्ट्रिक्ट मास्टर बन जाता है, जो गरीबों को दंड देने को हमेशा तैयार खड़ा है। रविंद्र पाटिल के बारे में आप कितना जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं।